नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज थोड़ी चुनाव की बात कर ली जाए क्योंकि लोकतंत्र का वो है, बिहार का चुनाव हो रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से एक और चुनाव जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोनों चुनाव, बिहार के चुनाव का वोट प्रतिशत और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू के छात्र संघ के चुनाव का रिजल्ट बहुत कुछ इस देश के नए मूड को की ओर बहुत से संकेत दे रहा है। तो जेएनयू के चुनाव की बात करने से पहले जरा बिहार के चुनाव की बात कर लें। बिहार में इस बार बढ़-चढ़ के लोगों ने चुनाव में हिस्सा लिया। 20 साल का रिकॉर्ड टूटा, करीब 65% वोट वोट पड़ा। ज़्यादा वोट प परसेंटेज जो है, हालाँकि लोगों का अपना-अपना विश्लेषण होता है, लेकिन जनरली ऐसा माना जाता है, जो कन्वेंशनल विज़डम है, जो पुराना विवेक है, उसके अनुसार एक एंटी इनकम्बेंसी होती है। सरकार के प्रति लोगों का एक गुस्सा नहीं कहेंगे, उनसे अपेक्षाएँ खत्म हो चुकी होती हैं कि अब ये तो भई 20 साल रह लिए, अब ये कुछ नया नहीं कर पाए। ऐसे में जब बदलाव चाहते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि बदलाव के समय वोट प्रतिशत बढ़ता है। ये एक एक जनरल उसकी बात है। तो अगर उस कन्वेंशन से जाएँगे तो ऐसा लगता है कि अगर वोट प्रतिशत बढ़ा है और वो भी काफ़ी बड़ा जंप है, करीब 8% का, पिछली बार 57% था, इस बार 65 है, करीब 8% अगर वोट परसेंटेज बढ़ा है, तो ज़रूर कुछ ऐसा हुआ है जो बिहार में अब उसका आप अपने-अपने तरह से उसका विश्लेषण कर सकते हैं। लेकिन 2 महत्वपूर्ण बातें हैं, एक तो ये है कि बिहार का अ, और उसी से मैं इस चीज़ को भी समझना होगा, बिहार का वोटर इस बार बिल्कुल साइलेंट है। मुखर नहीं है, हल्ला नहीं मचा रहा है। जैसे अगर आपको याद हो 2014 में बिल्कुल हल्ला मच गया था कि मोदी जी 2024 में भी 2019 में भी हल्ला मचा था। फिर 2024 में भी मोदी जी ने 400 पार था, वो मुखरता नहीं है, साइलेंट है। अब इस साइलेंट को भी दोनों तरह से इसका विश्लेषण हो सकता है। ज़्यादातर लोगों का ये मानना होता है, जो पुरानी विज़डम थी, पुरानी विज़डम ये थी कि जब कोई सरकार है और उसके अगेंस्ट आदमी वोट करता है, तो उसके मन में बहुत सा डर, बहुत सा भय, बहुत सा एप्रीहेंशन होता है कि चेंज होगा कि नहीं होगा। अगर अभी हमने कह दिया कि ये तो है, तो फिर सरकार में जो बैठे हुए वो अधिकारी हैं, जो सरकार के नेता हैं, ये हमसे बदला लेंगे। तो इसलिए वोट करके आदमी चुप रहता है। ये कन्वेंशनली यही माना जाता था कि अगर साइलेंट वोट है, तो वो रूलिंग पार्टी के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं माना जाता। साइलेंट वोट फिर से है, लेकिन अब इसको कुछ रूलिंग पार्टी के एनडीए के लोग कह रहे हैं, नहीं, नहीं साइलेंट इसलिए है भाई, वहाँ 20 साल से आपका राज है। आप उसको बार-बार जंगल राज से कंपेयर करते हैं। आपके राज में अनंत सिंह जिस तरह से खुलेआम उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने दुलार चंद यादव की उनके और उनके समर्थकों के द्वारा हत्या की गई। ये तो आपके राज में हुआ। आप ही के राज में आप ही के डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो चीख-चीख के ऑन कैमरा कह रहे हैं कि साहब मेरे ये जो लोग हैं मुझे घुसने नहीं दे रहे हैं, मेरी कार के ऊपर गोबर फेंक रहे हैं। तो भई आपने काम ऐसे किए हैं। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि वो उनको एक गाँव में वो कहीं गए वोट वाले दिन और वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और रो-रो के वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर तुम, 10-20 साल से सरकार तुम्हारी, बीजेपी के तुम, सेंटर में तुम्हारी सरकार, सेंट्रल फोर्सेस तुम्हारे पास, ईडी सीबीआई तुम्हारे पास और तुम रो रहे हो। तो ये कुछ घालमेल है। तो एक तो ये मेरे हिसाब से जो वोट परसेंटेज बढ़ा और जो साइलेंट वोटर हैं, इसका अगर वैसे व्याख्या करें मैं पुराने कन्वेंशन तरीके से, तो इसमें रूलिंग पार्टी जो एनडीए है, उसको थोड़ा चिंता की बात होनी चाहिए। दूसरा एक जो बड़ा चीज़ जिसको मैं जेएनयू से जोड़ना चाहूँगा, बार-बार राहुल गांधी 2 चीज़ें कर रहे हैं। राहुल गांधी जेन ज़ी, यंग, यूथ, युवा, आपके हाथ में, आपकी ज़िम्मेदारी, आप समझिए, आप करिए जो कर रहे हैं। तो जैसा बिहार में पहले भी बोला गया, ये जो एकदम से वोट परसेंटेज बढ़ा है, तो ये याद रखिएगा कि बिहार में 25 वर्ष से कम आयु के लोग 58% हैं, 58% लोग 25 वर्ष से कम के हैं। बिहार की एवरेज एज, जो मीडियन एज बोला जाता है, एवरेज एज 22 साल है। देश की 27-28 साल है। बिहार युवा राज्य है। तो अगर वहां युवाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, तो ऐसा लगता है कि जो युवाओं की सबसे बड़ी इस समय की समस्या है और वो है बेरोजगारी, शायद उस पे भी एक वोट पड़ा है। इसकी संभावना है, अगर वोट ज्यादा पड़ा है। अब इसी ज्यादा वोट से जेएनयू की बात कर लें। जेएनयू में पिछले 2-3 साल का कम वोट पड़ा।
जेएनयू में 2023 में 73%, जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की बात कर रहा हूँ, छात्र संघ चुनाव की, 73% वोट पड़ा था 2023 में, 2024 में 70%, और इस बार पड़ा है 67%, 67%। जेएनयू छात्र संघ का चुनाव ऐसा होता है कि पूरे देश भर की नजर उसके ऊपर होती है। उसके दो तीन कारण हैं। एक तो कारण यह है कि अब बाकी जगह स्टूडेंट यूनियन, जहां जहां बीजेपी की खास करके सरकार है, वहां तो स्टूडेंट यूनियन नाम की चीज अब खत्म कर दी गई, स्टूडेंट यूनियन नहीं होती है। बीजेपी जैसे चाहती है कि जैसे आरएसएस चलती है, नॉमिनेट करके वो किसी को बना दे, लेकिन अब स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन पुरानी है। और ये बीजेपी को ही क्या, सारी सरकारों को अच्छा नहीं लगता है कि स्टूडेंट यूनियन, लेकिन समहाउ जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन अभी भी हो रहे हैं। जेएनयू का क्योंकि देश की बहुत प्रतिष्ठित, मेरे ख्याल में सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी, जिसमें पूरी तरह से आरएसएस कब्जा करने की कोशिश में, लेकिन कब्जा तो आप टीचर्स पे कर सकते हैं, स्टाफ पे कर सकते हैं, जमीन क्लासरूम में कर सकते हैं, लाइब्रेरी में कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के मन पे नहीं कर सकते हैं ना, स्टूडेंट्स के दिमाग पे नहीं कर सकते हैं ना। आज भी वो जो जेएनयू है वो अपना एक अलग ढंग से सोचती है। देश में बेस्ट यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड उसको 1 या 2 नंबर पे पिछले 10, 15, 20 वर्षों से है। तमाम आईएएस दिए, तमाम आईएफएस दिए, तमाम नेता दिए, उसकी मैं गिनती नहीं कर रहा हूं, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं। इस बार वहां पे 4 पद होते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ये और 42 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव होती है। ये टोटल चुनाव ऐसे होता है। इस बार के उसमें टोटल वोटर्स जो थे, कितने ने वोट दिया मैं नहीं बोला हूं, टोटल वोटर्स जो थे, जो रजिस्टर्ड थे, वो 9043 थे, 9043। इस बार क्या हुआ कि चार या 5 फैक्शन मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। एक लेफ्ट था, अब लेफ्ट में आयसा, एसएफआई, ऐसा ये दो तीन जो कम्युनिस्ट पार्टीज के जो स्टूडेंट विंग्स हैं, उन्होंने मिलकर 3 ने मिलकर चुनाव लड़ा था। इस लेफ्ट गठबंधन ने स्वीप किया है, 4 सीटें उन्होंने जीती। अब यहां पे मैं इसलिए इस बात को और भी रेखांकित कर रहा हूं, वहां पे अब जो रिजल्ट कह रहे हैं, जैसे अदिति मिश्रा हैं, जो अध्यक्ष बनी हैं, वाइस प्रेसिडेंट के गोपिका हैं, जनरल सेक्रेटरी सुनील यादव, जॉइंट सेक्रेटरी दानिश अली, 4 में से 3 लड़कियां हैं। और ये मैं तो हरदम इसको एक शुभ संकेत मानता हूँ। 6 साल बाद फिर से जेएनयू के अध्यक्ष पद पे कोई लड़की जीत के आई है। मैं एक और चीज कह रहा हूं, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ना, कि एबीपी जो है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सेकंड पे रही, बहुत कांटे की लड़ाई थी। इंप्रेशन ये दिया जा रहा है कि लेफ्ट और एबीपी के बीच बिल्कुल क्लोज, नेक टू नेक। लार्जर अगर पिक्चर देखें, वहां पे लेफ्ट फ्रंट लड़ रहा था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लड़ रहा था, वहां पे एक और लड़ रहा था, प्रोग्रेसिव स्टूडेंट एसोसिएशन। फिर वहां पे एक है जो लड़ रहा है, बिरसा अम्बेडकर स्टूडेंट्स वालों का एक वो है, जिसमें उन्होंने पहली बार 11 साल से इलेक्शन लड़ रहे हैं, पहली बार उनके एग्जीक्यूटिव कमेटी में उनकी सोशल साइंसेस से जीत के गई हैं। फिर वहां एनएसयूआई, कांग्रेस का जो छात्र संगठन है, वो लड़ रहा था, छात्र आरजेडी लड़ रहा था, ये सारे लोग लड़ रहे थे। और जो ऑपोजिशन का वोट था वो फ्रेगमेंटेड था। और दूसरा, जैसा वहां के अदिति जी ने और बहुत से लोगों ने कहा है कि वहां सिर्फ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नहीं लड़ रहा था, वहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद था, मतलब जो उसके कैंडिडेट थे उनके सपोर्ट में कौन कौन था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, वीसी, रेक्टर, प्रॉक्टर, दिल्ली पुलिस, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सारे लोग लगे हुए थे। मतलब ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जो वीसी हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की, वो भी लगी हुई थी कि किस तरह से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग जीते। लेकिन स्टूडेंट तो स्टूडेंट हैं, उनको आप बाकी सब चीजें कर सकते हैं, लेकिन उनका मन और उनका दिमाग तो नहीं बांध सकते हैं। और उन्होंने वहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को घुसने नहीं दिया है।
और घुसने नहीं दिया है, उनको अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक इसलिए है, माइनॉरिटी में इसलिए है कि अगर ये उनके ऑपोजिशन के वोट अगर देखे जाए तो बहुत ज्यादा है, देख नहीं रहे हैं, क्योंकि सेकंड थर्ड प्लेस पे प्रोग्रेसिव स्टूडेंट एसोसिएशन है, फिर कहीं एनएसयूआई है, कहीं छात्र राष्ट्रीय जनता दल है, वो वोट सब जगह है। बिरसा अम्बेडकर का जो आउटफिट है वो है। ऐसे में मैसेजिंग ये हो रही है कि वो नहीं, लेकिन मैसेजिंग बिल्कुल ठीक है। और इससे दो तीन चीजें हो रही हैं। मैं बिहार और जेएनयू के इलेक्शंस को अब एक साथ जोड़ के जो मेरी समझ है वो मैं बता रहा हूँ। जेएनयू वो इंस्टीट्यूशन है जहां पे अभी 2 दिन पहले पेपर में आया कि 600 से ज्यादा केसेस जेएनयू और जेएनयू के स्टूडेंट्स के ऊपर, जेएनयू के उस पर चल रहा है। तो सरकार की तरफ से पूरी कोशिश है कि किसी तरह से जेएनयू का नामो निशान मिटा दिया, लेकिन हस्ती ऐसी है जो मिटती नहीं है। जेएनयू को ये पूरी तरह से राइट विंग के लोग, आरएसएस पोषित जो लोग हैं, उसको टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते हैं। लेकिन जो जेएनयू से निकला हुआ है उसके पास एक अलग तरह की प्राइड, एक अलग तरह का गर्व रहता है कि वो जेएनयू से, और हम मानते नहीं उन बात को कि वहां से निकले हुए वन ऑफ द बेस्ट एकेडमिक्स में उन लोगों का कोई माने नहीं। लेकिन ये जो दोनों जगह के चीजें हैं, मैं इसको जरा जोड़ के देखने की कोशिश करिए। जेएनयू में जो जो वर्डिक्ट आया है और जो वर्डिक्ट बिहार में, वर्डिक्ट तो नहीं आया है लेकिन जो पोल परसेंटेज बढ़ा है, ये इस बात का बिल्कुल स्पष्ट संकेत दे रहा है कि जो जेनजी है, जो अगली जनरेशन है, उसके मुद्दे फर्क है। उसके मुद्दे मंदिर मस्जिद नहीं है, उसके मुद्दे हिंदू मुसलमान नहीं है, उसके मुद्दे इंडिया पाकिस्तान नहीं है, उसके मुद्दे रोजगार है, उसके मुद्दे महंगाई है, उसके मुद्दे भ्रष्टाचार है, उसके मुद्दे ये सब है। तो मेरे ख्याल में ये एक शुभ संकेत है कि अगर जो नई पीढ़ी है, जो युवा हैं, उनको अगर अपने मुद्दों को समझ के, अपनी चीजों को समझ के, उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से वो जो दल उनको ठीक लगे वो ठीक है। अगर उनको लगता है कि 2014 से मोदी जी ने बिल्कुल बाढ़ ले आई है रोजगार की, लोग बहुत रोजगार मिल रहा है, लोगों की का जीवन ज्यादा आसान हो गया है, ज्यादा सुलभ हो गया है, अगर उनको ये लगता है तो बिल्कुल उनको मोदी जी को और बीजेपी को वोट देना चाहिए। लेकिन अगर उनको लगता है कि नहीं, उनके उनके लिए रोजमर्रा की जिंदगी का जो कश्मकश है वो ज्यादा बढ़ गया है, चीजें मुश्किल हो रही हैं, घर में देख रहे हैं, मतलब सुबह से शाम तक जो जीने का एक जो जद्दोजहद है वो बढ़ गई है, तो फिर उनको ही ये निर्णय लेना होगा कि इस देश को का नेतृत्व कौन दल और किस तरह के लोग करेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।